गुड इवनिंग टू ऑल। आज से मैं नए एक सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा थोड़ी लंबी वीडियोस बनाऊँ कि जिससे जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनका उसमें फ़ायदा हो। जिन्होंने नहीं पढ़ना है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहली जो वीडियो है ये आज काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, लंबी वीडियो रहने वाली है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस एक साइंस होती है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेट क्या होती है, नेशंस क्या होते हैं, किस तरह से एक किंगडम या फिर किंग किस चीज़ को चला रहा है क्या नहीं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। और एक बात, मैं इसको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। इसमें हम फिलोसफिकल बातें नहीं करेंगे। मेरा खुद अपना सब्जेक्ट पीएसआईआर भी रहा है ऑप्शनल में, बट वो चीज़ हमने नहीं पढ़नी, हमें सीधा काम पे आना है। तो पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, और वो हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आप सब जानते हैं। कोई कोई बच्चे ने अरस्तु भी बोलते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी क्या है, ठीक है। आई बस में अरस्तु के बारे में काफ़ी कुछ है पढ़ने को, बट आपने सिंपल पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने मतलब काफ़ी सारे कोड दिए थे कि मैंने जब पॉलिटिकल एनिमल और सच टाइप ऑफ थिंग्स, सोशल और पॉलिटिकल, इस तरह की चीज़ें थी। तो उसमें मत घुसो कि अरस्तु कौन था, प्लेटो कौन था, सोक्रेट कौन था। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिंपल है, तो आपने क्या कहा कहना है, अरिस्टोटल। अब बात आती है पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। आपको मैं रफली आइडिया देता हूँ। जैसे हल्के हल्के आप टॉपिक कर सकते हैं, मतलब मैं तो इनको तीन ही चीज़ में बांटता हूँ। जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कि मतलब किस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा, कौन कौन सी कमेटीज बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहली गवर्नमेंट कौन सी बनी। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे प्रियम्बल, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। उसके बाद जब भी मैं पॉलिटिकल बच्चों को पढ़ाता था एकेडमी के अंदर, तो मैं यही बोलता था कि एक तरीके से कोई भी जो किताब है ना, आप उसको समझो जैसे एक बुक है। ठीक है, बुक के अंदर क्या होता है, जैसे चैप्टर था 1 2, ऐसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। एक तरीके से आपके 25 पार्ट हैं और उसके अंदर आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कि जैसे कोई सोचो कोई पहला चैप्टर है, कोई दूसरा चैप्टर है, 25 चैप्टर समझ लो। और एक चैप्टर लेके समझो, जैसे कि एक से लेके आपका वो 4 तक है। जैसे पहला चैप्टर आप समझो कि जैसे यूनियन एंड इट्स स्टेट है, वो 1 से लेके 4 आर्टिकल थे, तो वो उसके वो पेज नंबर आप याद कर सकते हो। तो ये एक तरीके से ट्रिक होती है, मतलब एक तरीके से ये मेरा बताने का एक तरीका है जो मैं बच्चों को बोलता हूँ। आई बात समझ। तो हमने क्या क्या पढ़ना है, मैं हल्का टॉपिक हल्का सा बता देता हूँ आपको। जैसे प्रियम्बल है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डन। जैसे आपने पढ़ने हैं सोर्सेस, क्या पढ़ने हैं, सोर्सेस, कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है। ठीक है, उसके बाद पढ़ने शेड्यूल्स। शेड्यूल्स होता है ना, सब जानते हैं ना शेड्यूल्स। जैसे 12 शेड्यूल्स है इस टाइम। ठीक है, पहले 8 थी फिर 4 हो गई। उसके बाद अपने पार्ट, पार्ट कितने 22, पर उसे कितने बोलते हैं 25, क्योंकि म्यूनसिपालिटी वगैरह एडिशनल है। फिर उसके बाद आपने पढ़नी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे यूपीएससी वगैरह में पढ़ लिए। फिर आपने थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट केसेस पढ़ लिए, कौन कौन सा शायरा बानो केस था क्या नहीं था। इस तरह की अपनी चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें इसके अंदर ही है। पॉलिटिकल साइंस पता नहीं क्यों बच्चे ज़्यादा सोचते हैं। मैं इसके जैसे ही आपको कंप्लीट करवा दूंगा जैसे ये होती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ना हमने एसएससी के हिसाब से, ज़्यादा हमने हीरो नहीं बनना यहाँ पे। तो जितना है, जितना बता रहा हूँ अपने, उतना ही इसके अंदर करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। आई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहली बात करिए, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट इनको लिखते हुए चलें। सबसे पहले बात करते हैं 1934। 1934 के अंदर क्या होता है, एम एन रॉय होते हैं।
एम एन रॉय, मन, एम एन क्या बन गया, मन। मन में क्या आता है, उनका विचार आता है, आइडिया आता है। कब आता है, 1934 में, कि क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एक होनी चाहिए, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, एक असेंबली होनी चाहिए। इसके बाद बात करें तो 1935 में जो आईएनसी है, आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, वो भी डिमांड करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होना चाहिए। इसके बाद फिर से 1938 में नेहरू जी स्पेशल डिमांड करते हैं, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और ये हम खुद बनाएंगे बिना किसी के इंटरफेरेंस की वजह से। फिर इसके बाद और अपडेट होती है, सबको पता है, 1940 में अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर के अंदर ही बात वही होती है कि जो लिन लिथगो है वो बोलता है कि आप एक काम करो, हमारी हेल्प करो डब्ल्यू नहीं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और फिर हम पावर वगैरह आपके पास ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक जर्नी से बता रहा हूँ क्या क्या हुई थी। 1942 में भी आता है, क्रिप्स मिशन आता है, सबको पता है। इसके अंदर भी यही बात करी जाती है कि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारी हेल्प करो, बदले में हम आपको हर चीज़ देंगे, डोमिनेंट स्टेटस देंगे, आपको सारी पावर देंगे, आप फिर चाहे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, चाहे कुछ भी करो। फिर 1946 के अंदर क्या आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसके अंदर 3 बंदे होते हैं, क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, पैट्रिक, और उसके बाद होता है एक आपका अलेक्जेंडर। तो ये क्या होते हैं, 3 बंदे होते हैं कैबिनेट मिशन प्लान में, मतलब ये आता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें वही होती हैं कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, क्या नहीं बनेगी, सब कुछ। तो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस आगे शुरू होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रखी जाती है, किस तरह से बनेगी, किस तरह से नहीं बनेगी। तो इसके बाद देखा जाता है कि 389 सीट्स बनती हैं, ठीक है, या फिर असेंबली में इतनी सीटें आती हैं, जिसके अंदर 296 सीट तो कौन सी होती है, ब्रिटिश वालों की, और 93 कौन सी होती है, प्रिंसली स्टेट की। मतलब ऐसा समझो जो पूरा इंडिया है उसके अंदर काफ़ी सारे एरिया तो ब्रिटिश के पास थे, और जो कुछ एरिया थे, 93 एरिया ऐसे थे जो अभी भी राजाओं के पास ही थे, ठीक है, आ रही है बात समझ, ठीक। तो इसके ऊपर इलेक्शन वगैरह होता है, सबको पता है। 296 कौन सी ब्रिटिश वाली है, और इसके अंदर कितनी ब्रिटिश के पास जो कितनी थी, लगभग 11 प्रोविंस थी, ये पता होना चाहिए आपको। ब्रिटिश के अंडर कितनी प्रोविंस थी, 11 प्रोविंस थी। और ये जो सीटें थी ना, जैसे असम, बिहार, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी, बंगाल, सिंध, पंजाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई बात समझ। और एक और हो सकती है इसमें, मद्रास। असम, बिहार, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वाला एक इलाका है जो पाकिस्तान में आता है। बॉम्बे सेंट्रल प्रोविंस, यूपी को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश वाला इलाका, उड़ीसा, यूपी, बंगाल, सिंध, पंजाब, मद्रास। तो 11 प्रोविंस में ऐसा बोला जाता था कि हर 10 लाख बंदों पे एक सीट बनाई गई थी, तो ऐसे 296 सीटें बनी थी। डन, ठीक है, ये कर दोगे आप इसके अंदर, ठीक। चलो भाई, इसके अंदर कुछ एक चीज़ें रखी गई कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी का मतलब कुछ लोग ही वोट दे पाएंगे। अब लोग सर, कुछ लोग कौन से, जो थोड़े अमीर वगैरह हैं, जिन पे ज़मीन है, या फिर कोई टैक्स वगैरह देता है, उन्हीं को राइट दिया गया था शुरू के अंदर। तो 296 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है, जिसके अंदर 208 सीट कौन रखती है, आईएनसी। 73 सीट पे कौन आता है, मुस्लिम, और 15 सीट अदर्स के पार जाती हैं। अदर्स मतलब कोई जो दूसरे लड़ रहे होंगे, कोई उनकी पार्टी वगैरह नहीं होंगी,
ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्शन होता है। और कब होता है, जुलाई 1946 में ये क्या होता है, इलेक्शन होता है। और इसमें नॉर्मल सी बात है, कौन जीत जाएगी, आईएनसी बन जाएगी। और इसके बाद सबको पता है कि थोड़ी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनती है। ठीक, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। और ध्यान रखना, इसमें जो 93 प्रिंसिपल स्टेट है वो इसको बायकॉट करती है, क्योंकि अगर कांग्रेस का राज हो जाएगा या फिर किसी भी पार्टी का रूल हो जाएगा तो जो राजा लोग हैं उनकी जो पावर है वो थोड़ी कम होने शुरू हो जाएगी। तो उनको इस चीज़ का डर था। आई बात समझ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है। सबको पता है पहला दिन होता है 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं। और कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये आपको पता होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा क्यों बनते हैं, क्योंकि एक फ्रांस के अंदर एक चीज मानी जाती थी कि जो ओल्डेस्ट था उसको मनाया जाता है शुरू में। तो जब तक इलेक्शन नहीं होता टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनता है, सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 9 के बाद 11 आती है, और उसके बाद फिर 13 आती है। ऐसे कर करके क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा तो टेम्परेरी बेस पे बने थे। इसके बाद हमारे जो राजेंद्र प्रसाद है वो इसके क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। ये बनते हैं थोड़ी देर के लिए इलेक्शन तक, और प्रेसिडेंट बाद में कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद। डन, आई बात समझ। इसी के बाद क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा जाता है। बाद में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही क्या बनता है, प्रेम्बल, प्रस्तावना। ठीक है। और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मान लिया जाता है कब, 22 जनवरी 1947 को। आई बात समझ। अब ये बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कुछ नहीं, कुछ बातें थी जो कि रखी गई थी। जैसे कि इसमें ये कहा गया था कि हम क्या होंगे, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होंगे। रिपब्लिक इंडिपेंडेंट समझो सब। रिपब्लिक का मतलब होता है, जैसे इंडिया की रिपब्लिक कंट्री है तो जो हमारा टॉप का बंदा है वो इलेक्टेड होता है, उनको हम रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि ये जो यूएई वगैरह ये रिपब्लिक नहीं है। आई बात समझ। जैसे हम कह सकते हैं जो कनाडा वगैरह ये भी रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि आज भी जो क्वीन होती है इंग्लैंड के अंदर ये उसको ही अपना सर्वोपरि मानता है। डन। इसी रिजोल्यूशन के अंदर क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पहली बात इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, दूसरी बात ये रखी गई थी कि जितनी भी जो जमीन है इंडिया की वो क्या है, कंबाइन करनी है, बिल्कुल बंद करके एक जगह कर देनी है। आई बात समझ। डन, इतना समझ गए। और उसमें आगे क्या बोला कि जो भी जो पावर है वो किस में होगी, लोगों में ही निहित होगी, मतलब लोग जो कहेंगे वही चीज़ होगी। ठीक है। इसी के बाद इसमें क्या बोला गया था कि सबको बराबरी मिलेगी, सबको जस्टिस मिलेगा, और सभी को पूरी पूरी आज़ादी मिलेगी। ये क्या था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। आई बात समझ। और सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बात करी गई थी। ओके डन, ये भी हो गया। तो ऐसे कर करके क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें बननी शुरू होती हैं। आपको ये भी पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रही होती है धीरे धीरे करके, बट बहुत सारी चीज़ें भी उसमें करनी पड़ जाती है उनको। आई बात समझ। इसके अंदर थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम 296 + 93 कर रहे थे तो ये कितना था, 389। पर जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, भारत आज़ाद होता है, तो जो ये हम 296 + 93 था ना, तो इसमें क्या होता है, इंडिया के पास 229 और यहाँ पे 70 सीट ही रह जाती है किसकी, प्रोविंस की, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया कहाँ चल जाता है आपका, बाहर चल जाता है। और इंडिया के पास केवल कितनी सीट रह जाती हैं, 299 सीट रह जाती है। ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। तो कमेटीज़ वगैरह बननी शुरू होती है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाती है कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कमेटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। और ध्यान रखना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक तरीके से दो काम कर रही होती है, सरकार भी चला रही होती है और साथ साथ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही होती है।
और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब खत्म होता है, 26 नवंबर 1949 को। आई बात ना, बट इसके पीछे भी काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, क्या नहीं क्या नहीं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोलते हैं जो सबसे पहली जो रीडिंग होती है वो कब होती है, 1948 में। मैं बाकी बाद में पढ़ाऊंगा कि कौन सा सोर्स कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी मैं जनरली बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना। 26 नवंबर 1949 को आता है, बट इसके अंदर जब ये बनता है उससे पहले सबको सुनाया जाता है, तो उसे फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं, वो होती है 1948 में। आई बात समझ लो, 1948 में भी कहो 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक फर्स्ट रीडिंग होती है। और इसे कौन करता है, भीमराव अंबेडकर। बताया जाता है कि ये चीज़ जोड़नी है, ये चीज़ नहीं जोड़नी। उसके बाद आपने ध्यान रखना है 13 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर तक, मतलब 48 से लेके 1949 तक। ऐसा बोलते हैं कि ये वाली कौन सी थी, सेकंड रीडिंग थी। इस टाइम के अंदर केवल भीमराव अंबेडकर ने सबको समझाया था कि क्या क्या प्रोसेस होगा। और फिर जो फाइनल रीडिंग बोलते हैं, जो थर्ड रीडिंग, वो बोलते हैं 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। ये थर्ड रीडिंग थी और इसके अंदर लगभग फाइनली सब चीज़ हो गई थी। ठीक, तो ध्यान रखना आपने कितना टाइम लगा था। एक तो होता है पहली बात कि 11 सेशन इसमें लगे थे, और उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे किसे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और उस समय ही 8 शेड्यूल थी और 395 आर्टिकल। ये हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया, उसमें पंचायतों के बारे में बताया गया, वो सब शेड्यूल्स होती हैं। और जो हमारे 22 जो पार्ट हैं, जो कि 25 हैं अब, उनको 395 आर्टिकल में बांटा गया है। ये सिंपल आपने सब चीज़ें पढ़नी है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। कुछ एक आप हल्का हल्का पढ़ सकते हो इन पॉइंट। जैसे बी एन राव क्या निकले थे इसमें, एडवाइज़र बने थे। ठीक है। कैलीग्राफी का मतलब जो डिज़ाइन है वो किसका है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने उसमें पेंटिंग वगैरह करी है। उसके बाद जो सिंबल है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, वो क्या हुआ, वो हुआ एलिफेंट, हाथी। और उसके बाद जो और बनाने वाले थे जिसने का, वो एस.एन. मुखर्जी भी थे। पर 3 याद रखने आपने, एडवाइज़र बी.एन. राव, कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, और सिंबल इसका क्या था आपका, हाथी था। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना। आज भी अगर कोई पूछे कि कहाँ पर है, तो ये दिल्ली के अंदर वगैरह रखी गई है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये लिखी हुई है। मतलब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है वो हीलियम गैस के साथ भरी हुई। हीलियम से क्या होगा, बाहर की चीज़ें रिएक्ट नहीं हो पाती हैं। तो ये ध्यान रखना आपने ना, इस तरह से रखी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें और पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। ठीक है, आगे मतलब आज हमें सारे स्टैटिक पार्ट कर लेना है इसका ना, पहली चीज़ पहली बार में ही। जैसे ये आप ग्राफ बना सकते हो कि आपको मैंने कहा था कि एक बनती है इंतरिम गवर्नमेंट, वो बनी थी कब, 1946 में। फिर आती है फर्स्ट कैबिनेट। फर्स्ट कैबिनेट आप समझ रहे होंगे, जब देश आज़ाद हो गया था बिल्कुल, और 1947 में पहली गवर्नमेंट बनी थी। ठीक, तो इंतरिम गवर्नमेंट की बात करें तो जो जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं, एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री बने थे। एक्सटर्नल अफेयर मतलब जो जैसे आज फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, ये एक्सटर्नल मिनिस्टर और कॉमनवेल्थ के मिनिस्टर थे कब, इंतरिम गवर्नमेंट 1946 में। और जब ये पहली कैबिनेट में जाते हैं तब ये बन जाते हैं पीएम, फॉरेन मिनिस्टर तो बनते बनते हैं। आई बात समझ। कॉमनवेल्थ के भी यही रहते। कॉमनवेल्थ वे कंट्रीज है जिनके ऊपर कभी ब्रिटिश ने राज करा, और साइंटिफिक जो भी चीज़ें थी
वो भी किनके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास। यहाँ इंतरिम गवर्नमेंट और यहाँ फर्स्ट कैबिनेट गवर्नमेंट। आई बात समझ। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ जो बंदे कॉमन थे, जैसे फिर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास यहाँ पे होम था और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था, मतलब जो संचार मंत्री वगैरह होते हैं वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब ये पहली गवर्नमेंट बनती है तो वहां पे भी ये क्या होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाले मंत्री होते हैं। जन थर्ड नंबर पे है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर क्या होते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। फूड एंड क्या होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और जब पहली गवर्नमेंट आती है, पहली गवर्नमेंट के अंदर भी ये क्या होते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आई बात समझ। उसके बाद आ जाओ डॉक्टर जॉन मथाई। आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर जॉन मथाई क्या होते हैं, इंडस्ट्री एंड सप्लाई वाले मिनिस्टर। कौन आपके, इंडस्ट्री एंड सप्लाई वाले मिनिस्टर, ठीक है। पर जो जॉन मथाई होते हैं, जब नई गवर्नमेंट बनती है तब ये बनते हैं रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के मंत्री। आई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट जैसे जगजीवन राम बनते हैं लेबर मिनिस्टर, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह बनते हैं डिफेंस मिनिस्टर। ये 1946 वाली है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे CH भाभा बनते हैं वर्क मिनिस्टर, माइन मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर। उसके बाद लियाकत अली खान बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद अब्दुल रब निस्तार बनते हैं पोस्ट एंड एयर वाले मंत्री। आसफ अली बनते हैं रेलवे और ट्रांसपोर्ट। डन। सी राजगोपालाचारी बनते हैं एजुकेशन वाले मंत्री। आई बात समझ। ये भी हो गया। गजनाफर अली खान बनते हैं हेल्थ वाले मिनिस्टर। आई बात समझ। और जोगिंद्र नाथ मंडल ये बनते हैं लॉ वाले मिनिस्टर। क्या बनते हैं, लॉ मिनिस्टर। ऐसी जो 1947 की गवर्नमेंट थी आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये जॉन मथाई आपको पता है कि रेलवे मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद ये बनते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। बी आर अम्बेडकर बनते हैं लॉ मिनिस्टर। जगजीवन राम बनते हैं लेबर, वो सेम थे पहले भी। डन। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह का भी सेम रोल था, डिफेंस का ही था पहले भी। फिर राजकुमारी अमृत कौर भी क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर। उसके बाद रफ़ी अहमद किदवाई थे कम्युनिकेशन मिनिस्टर। फिर श्याम प्रसाद
मुखर्जी थे इंडस्ट्री वाले मिनिस्टर, और उसके बाद वीएन गाडगिल थे वर्क माइंस और पावर वाले, वर्क माइंस और पावर मिनिस्टर। तो ऐसे आपने एक बार कैबिनेट मिनिस्टर देख लिए और एक 1947 के बाद। इसके बाद जो इसमें अगला टॉपिक बना था इम्पोर्टेंट, वो बनता है इम्पोर्टेंट कमेटीज़ का। जैसे थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अगर आपने नहीं पढ़ना तो। मैंने खुद अपने नोट्स वगैरह में काफ़ी कुछ लिखी हुई हैं, बट उतनी आपको पढ़नी नहीं है। जैसे सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पास 3 होती हैं, जैसे यूनियन पावर कमेटी किसके पास होती है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी किसके पास होती है, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद आती है स्टेट्स कमेटी, वो भी किसके पास है, जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है किनका नाम, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के सामने आती है कौन सी कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। और क्या आती है, फाइनेंस कमेटी। उसके बाद रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। उसके बाद आता है आपका वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की बात करें, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसका, वल्लभ भाई पटेल का। और इन्हीं की थी आपकी एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी के अंदर ही काफ़ी सारी कमेटीज थी, वो जाती है जैसे फंडामेंटल राइट कमेटी, कि उसका सुधार करना है, फंडामेंटल राइट कमेटी आ जाती थी। और दूसरी जैसे माइनॉरिटी सब कमेटी। ये क्वेश्चन बनता है सिंपल कि माइनॉरिटी सब कमेटी किसने बनाई थी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल कमेटी भी किनके अंडर थी, वल्लभ भाई पटेल। नॉर्थ ईस्ट था तो इनके पास क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट वाली कमेटी भी इनके पास थी। ये ध्यान रखना, तो ये सारी इनके कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल कमेटी के अलावा फंडामेंटल राइट सब कमेटी लिखना है इनको। माइनॉरिटी सब कमेटी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सब किसके पास है, वल्लभ भाई पटेल। और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाओगा भीमराव अंबेडकर। ये एक कमेटी के हेड थे जिसका नाम था आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने ही ड्राफ्ट बनाया है, जिसके हेड कौन थे आपके, बी आर अम्बेडकर। बट इसके अंदर और ज़्यादा पर्सन भी थे, सबको रखना पड़ता है, जैसे एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला के एम मुंशी, ध्यान रखना आपने, के एम मुंशी इंपॉर्टेंट है। के एम मुंशी भी इसमें थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला डन। उसके बाद माधवराव, उसके बाद टी कृष्णमाचारी। पहला है एन गोपाल स्वामी अय्यर, भीमराव अम्बेडकर तो हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर 3, चौथा के एम मुंशी, 5वां सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 6ठा माधवराव और टी कृष्णमाचारी। तो ये 7 मेंबर थे। बट कभी कभी इनके अलावा कोई और मेंबर भी होते हैं, क्योंकि जैसे माधवराव की डेथ होगी तो उनकी जगह थे बी एल मित्तर। और एक बार टी कृष्णमाचारी की भी हट गए थे, तो उनकी जगह आए थे आपके कौन, डीपी खेतान। तो ऐसे करके क्या होती है, हमारी काफ़ी सारी क्या बनी थी, कमेटीज़ वगैरह बनी थी।
आगे जाके हम देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इनको आपको समझ आएगी। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा था। एक दो चीज़ें आप रटने वाली कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा गया था? ये था आपका 26 नवंबर 1949। अब बोलेंगे फोर्स में कब आया था? हाँ, बाद में आया था फोर्स ये 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसके पीछे भी कहानी आई एनसी वगैरह में कि इस दिन पूर्ण स्वतंत्र को माना था, इंडिपेंडेंस वगैरह का सब। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस तरह से नहीं पूछा आपने, ये रटना होना चाहिए। प्रेमबल कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद जो वंदे मातरम है, नेशनल सॉन्ग, और जो जन गण मन, उन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को माना गया था। ये ध्यान रखना। आई बात समझ? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है? ये कर दोगे इसके अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैसे कैसे होगी, क्या क्या नहीं होगी। और एक दो क्वेश्चन और आते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन बना था। कोई पूछ ले कितना पैसा लगा था? 63,96,729 रुपये लगे थे। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। डन। 26 नवंबर 1949 को पास हो गया था, ध्यान रखना इसमें। और जो 24 जनवरी थी, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लास्ट सेशन हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं। और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? पास हो जाता है। वही बात अगर लिखना है तो, क्योंकि लाहौर सेशन में इसी दिन पूर्ण स्वराज की बात करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी थी। यह आपने ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सब अच्छे से कर देंगे, इसमें होना चाहिए इसमें ना। तो ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट है क्या नहीं है। बाकी ध्यान रखना, जो भी हमारा जो उस टाइम बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हम बोलते हैं जैसे जो पार्ट थे, पहले कितने थे? 22, अब कितने हैं? 25। शेड्यूल होती है अनुसूची, पहले थी 8, अब है 12। फिर आर्टिकल की बात आती है तो आर्टिकल पहले बोलते थे 395, तो 430 से ज़्यादा ही है लगभग। तो प्लस ही है, क्योंकि बढ़ते घटते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।